जिससे अभी पता लगता है कि वो रिबॉर्न होकर एक लड़की की बॉडी के अंदर आ गई है। हमें जिया अपने बारे में बताती है कि वो अभी नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप जीत रही थी और अचानक से ही वो इस लड़की की बॉडी के अंदर आ गई। जिया को पता लगता है कि वो जिस लड़की के अंदर आई है वो असल में अपनी इस फैमिली की रियल डॉटर है, जो कि अभी विलेज से आई हुई है। और जो इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर लिन होती है वो जानबूझ के यहाँ पे रोने का नाटक करते हुए जिया के मॉम डैड को बता रही होती है कि मॉम डैड इसने मुझे धकेली है, और वो रो रही होती है। तो जिया के मॉम डैड फिर उससे चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आते के साथ ही अपने सिस्टर को बुली क्यों कर रही है। जिया की मेमोरी में उसे दिख जाता है कि उसने कोई लिन को पुश नहीं करी है और वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो वो साफ कह देती है, तो लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि सिस्टर आखिर तुम मान क्यों नहीं रही हो, देखो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, मैं तो बस तुमसे अच्छे से बनाना चाहती थी। तभी जिया देख लेती है कि यहाँ पर कैमरा है, तो वो कहती है कि जब कैमरा है तो फिर तुरंत ही फुटेज चेक कर लो ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन सच कह रहा है कौन नहीं। तो लिन तो यहाँ पर फंस जाती है, पर यहाँ पर जिया की मॉम तो उसे कहने लग जाती है कि मुझे पता है तुमने ये जानबूझ के नहीं करी हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इस बार के लिए माफ कर रहे हैं। हमें पता है तुम इस बात से गुस्सा हो कि बचपन में ही तुम एक्सचेंज हो गई थी और तुमने इतने टाइम विलेज में रहकर सफर करी हो, तो इसलिए अब तुम दोनों ही अपना झगड़ा खत्म करो और दोनों बहनें अच्छे से बना के रखो। तभी जिया कहती है कि मैं तो ये जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रही हूँ कि आखिर एक टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉर्न हुई बच्ची एक रेगुलर हॉस्पिटल में बॉर्न हुई बच्ची से एक्सचेंज कैसे हो सकती है। अब ये एक्सचेंज वाला काम तो कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता ना। तो फिर उसी की मॉम कहती है ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये सब हॉस्पिटल के पुअर मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, तो ये बस एक्सीडेंट है। जिया कहती है कि फिर तो ये बड़ा ही कोइंसिडेंस होगा ना कि जो बच्ची एक्सचेंज हुई वो कोई और नहीं बल्कि आप ही की नैनी की बेटी है। मुझे तो लगता है कि इस नैनी ने अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देने के लिए ये हरकत करी है। तभी जिया का भाई हानो से चिल्लाने लगता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, कितनी अच्छी है कि वो तुमसे बनाने की कोशिश कर रही थी और तुमने उसे ही रखेल दी और अब तुम आंटी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा रही हो। लेन यहाँ पे रोने का नाटक करते हुए कहती है कि सिस्टर मुझे पता है कि तुम इतना सफर करके आई हो, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है तो तुम मेरे लिए ये सब बोल रही हो, लेकिन कम से कम आंटी के लिए तो ऐसा मत बोलो। तो जिया कहती है कि वो आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी तो मॉम हुई ना। सोचो तुम्हारी अगर इस मॉम के ऊपर जब इल्जाम लगेगा कि इन्होंने बच्चे को चोरी करके इधर से उधर एक्सचेंज करी तो इन्हें तो फिर जेल हो जाएगी। तब यहाँ पर आंटी चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे पर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। ये कहती है कि ये इल्जाम है या सच अब तो ये पुलिस ही पता लगाएगी, और रुको मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। तभी जिया का भाई उसे चिल्लाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई हो, रुको तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर जिया यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के मोड़ती है और उसे उल्टा यहाँ पर फेंक देती है। तो पूरे घर वाले यहाँ पर शॉक रह जाते हैं, पर तभी जिया के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम अपने भाई को मार रही हो। तो जिया कहती है कि वो ही मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहा था, और रही बात आपकी तो मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि आप मेरे सगे डैड हो भी कि नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि सच में पुलिस को कॉल कर दूँ, वही केस हैंडल करेंगे। तो जिया के डैड तुरंत ही उसे रोकने लगते हैं कि वो इस बारे में पुलिस को नहीं बता सकती है, नहीं तो फिर ये न्यूज़ पूरी जगह जगह फैल जाएगी और उनकी फैमिली की बदनामी होगी और लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तो जिया कहती है कि आखिर इसका मुझसे क्या लेना देना है, क्या पता मैं तो आपकी फैमिली मेंबर हूँ भी ना, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर आपकी सगी बेटी हूँ और मैं 10 साल बाद आपको मिली हूँ तो आखिर आप मुझे एक्सचेंज करने वाले कल्प्रिट को ढूंढने के बजाय उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही का इस आंटी लू के साथ अफेयर चल रहा हो। तो सुनते के साथ ही आंटी तो शॉक हो रही होती है और डैड भी फिर बैठ जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि ऐसा मत बोलो अपने डैड के बारे में, डैड तो बस हमारी फैमिली का ही सोच रहे हैं ना, और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की गलती की वजह से तुम बचपन में खोई थी तो हम लोग इसका भरपाया तुम्हारे लिए अच्छे से करेंगे। जिया की मॉम बता रही होती है कि उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत ही मुश्किल से उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाया। तभी यहाँ पर हान जिया की बेइज्जती करने जा रहा होता है कि उसके स्कोर तो अच्छे आए नहीं और इतना उड़ रही थी। तो जिया कहती है कि क्या तुम्हें वापस से मुझसे मार खाना है, तो फिर वो डर के चुप हो जाता है। यहाँ पर फिर मॉम बताने लगती है कि जिस कॉलेज में लिन भी जा रही है मैंने उसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दी हूँ, तो तुम दोनों बहनें अब साथ में रहना और साथ जाया करना। जिया की मॉम उसे बताने लगती है कि हर हफ्ते वो लोग उसे 20,000 उसकी पॉकेट मनी भी देंगे।
तो ये सुनते के साथ ही जिया तो खुश जाती है कि 20,000, इतना तो मैं पूरा साल भर मेहनत करती थी तो भी मुझे बोनस इतना नहीं मिलता था। मॉम कहती है कि वैसे अगर तुम्हारा कोई फेवरेट ब्रांड हो तो वो भी बता सकती हो, फिर हम उसी ब्रांड के तुम्हारे लिए कपड़े और कॉस्मेटिक्स वगैरह दिला देंगे। तो जिया कहती है कि क्यों ना आप मुझे वो सब दिलाने के बजाय पैसे दे दो। तो हान यहाँ पर उसे बातें सुनाने लगता है कि क्या उसे पैसे खर्च करना भी आता है, वो तो इजीली फूल बन जाएगी और लोगों को लोन्स वगैरह दे देगी। जिया को गुस्सा आती है और वो मॉम से कहती है कि आप मुझे पॉकेट मनी ट्रांसफर कर दो। तो उसकी मॉम तुरंत ही फिर ट्रांसफर कर देती है। जिया कहती है ठीक है, अब मैं काफी थक गई हूँ तो मुझे अपने रूम में जाके रेस्ट करना है, मेरा रूम कहाँ पर है। तो जिया के डैड हाउसकीपर को जिया को उसका रूम दिखाने के बोल देते हैं। फिर हाउसकीपर यहाँ पर जिया को उसके रूम तक लेकर आ जाता है और उसे बता देता है कि इस घर के कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि आपको सुबह 7 बजे उठकर ही ब्रेकफास्ट के लिए आना है, और दूसरा रोज रात के 10 बजे तक आपको घर आ ही जाना है। जिया कहती है कि ये मेरा घर है ना, तो यानी तो मैं भी इस घर की ओनर हुई, तो मैं कब उठूंगी, कब खाऊंगी, कब आऊंगी, कब जाऊंगी, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड होगा ना, ये मेरी आजादी है। आखिर तुम्हें उसे क्या। हाउसकीपर उसे समझाने लगता है कि अगर वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर वो वेल बिहेव कैसे होगी। तभी जिया कहने लगती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये मेरे रियल पेरेंट्स है ही नहीं तो तुम जैसे आउटसाइडर को मुझ पे रूल चलाने के लिए कैसे देते। फिर तो सही रहेगा कि मैं पुलिस को ही कॉल कर दूं। तभी इतने में उसके डैड यहाँ पर हाउसकीपर को कह देते हैं कि वो उसे रूल्स ना सिखाए और सीधा उसे रूम में लेकर जाए। तो फिर जिया को यहाँ पर अपना रूम मिल जाता है और वो खुश होने लगती है कि 19 ईयर्स बाद अब जाकर उसे इतना अच्छा घर रहने को मिला है। फिर तभी यहाँ पर लेना आती है और जिया को बताने लगती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी लेके रखी है, तो कल अच्छे से तैयार हो जाना, कम से कम क्लासमेट के सामने मुझे एम्बैरेस करने वाला काम मत करना। जिया फिर मान जाती है तो लिन कहती है कि ठीक है फिर तुम अपना सो जाओ, और वो मन ही मन सोच रही होती है कि कल अब जब ये सभी के सामने लाफिंग स्टॉक बन जाएगी तो मुझे बहुत मजा आएगा। जिया देखती है कि जो यहाँ पर ड्रेसेस रखी है और सारी ज्वेलरीज है वो सभी एकदम अजीब अजीब है, तो वो तो डिसाइड कर लेती है कि वो सब बिल्कुल नहीं पहनने वाली। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन कॉलेज जाने के लिए निकल रही होती है और वो कार के बाहर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके सभी को बता रही होती है कि गर्मी की छुट्टी के बाद वापस से कॉलेज स्टार्ट हो गया है। तो उसकी सारी फैंस लोग उसकी तारीफें कर रही होती है कि आखिर वो एक रिच फैमिली की लड़की है, कितनी ब्यूटीफुल है वो। तभी इतने में हान कहने लगता है कि वो जिया अभी तक आई क्यों नहीं, कितना देर वेट कर पाएगी। तो फिर ये अच्छे से एक्टिंग करते हुए कहती है कि सिस्टर को तैयार होने में टाइम लग रहा होगा, और ये मन में सोचती है कि अब वो विलेज गर्ल यहाँ पर आकर सभी के सामने अपनी बेइज्जती करवाने वाली है। हान कहने लगता है कि आखिर हम कॉलेज जा रहे हैं, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जो वो इतना तैयार हो रही है। तभी इतने में जिया के आने की आवाज आती है तो लिन जानबूझ के फिर कैमरे को उसी तरफ शो करने लगती है ताकि जिया का गंदा सा लुक सारे लोगों को दिख जाए। पर यहाँ पर जिया तो सभी को बहुत ही पसंद आती है और वो लोग कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है, बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह लग रही है। लिन ये देखकर शॉक होती है कि वो इतना अच्छे से तैयार होकर आई है। वो अपने सारे फैंस से कहती है कि अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद करती हूँ, हमें कॉलेज जो जाना है। पर जल्दी से जिया इसे फोन ले लेती है और कहती है कि अच्छा तो तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन तुम्हें ये चालू करने से पहले मुझे बताना तो चाहिए ना, ये बिल्कुल सही नहीं था। फिर सारे लाइव स्ट्रीमिंग में जिया को देखकर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर नाटक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीम के बारे में बताई थी। तो जिया कहती है कि तुमने नहीं बताई थी, तुमने तो उल्टा मुझे ये बोली थी कि मैं घर में रखी हुई सारी गोल्ड ज्वेलरी को पहन के आ जाऊं ताकि लोग मुझ पे हंसे ना। तो सभी फैंस लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, आज के जमाने में ऐसे कौन पहनता है। लगता है वो जेलस हो रही है इसलिए अपनी बड़ी सिस्टर के साथ ऐसा कर रही है। जिया फिर अपने भाई हान से कहती है कि ब्रदर आपको नहीं लगता कि लिन ने बिल्कुल सही नहीं करी है, उसे मुझे पहले बताना तो चाहिए था। तो वो तो डर जाता है कि ये तो बात बात पे पुलिस को कॉल करने की बात करती है, प्लीज से और पंगे नहीं ले सकता मैं। वो यहाँ पर तुरंत ही लिन को डांटने लगता है कि इसमें सच में तुम्हारी गलती है। तो लिन कहती है कि भाई आप उसके लिए मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो जिया तुरंत ही फिर लाइव स्ट्रीम में लिन को दिखाने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतर गया, क्या मैंने कुछ गलत बोली। तो लिन कहती है कि नहीं नहीं सिस्टर तुम सही बोल रही हो। फिर यहाँ पर कुछ फैंस कहने लगते हैं आखिर वो अभी कितनी छोटी है तो क्या वो उसे ऐसे बोल दी। तो दूसरी कहती है कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकती है और किसी को भी रिकॉर्ड कर सकती है ऐसे। तभी कुछ फैंस कह रहे होते हैं कि वैसे ये जिया बिल्कुल उस लड़की हान की तरह दिख रही है ना। तो जिया यहाँ पर हान को दिखाते हुए कहने लगती है कि मैं और वो सेम तो दिखेंगे ही ना, आखिर हम रियल सिबलिंग्स हैं, हमारे बीच में खून का रिश्ता है। ये सुनते के साथ ही सभी लोग फिर बातें कर रहे होते हैं। तो फिर आखिर लिन तो हमें बोल रही थी कि वो अपनी फैमिली की इकलौती बेटी है,
तभी जिया इसका जवाब देने के लिए लिन को उसका फोन पकड़ा देती है। तो लिन को गुस्सा आता है और वो तुरंत ही कार में बैठती है। हान उसे कहने लगता है कि सच में क्या तुम्हें उसकी बेइज्जती करने की जरूरत थी ऐसे? तो फिर जिया कहती है कि मैंने क्या गलत करी? क्या मैंने ये बता के गलत करी कि हम लोग सिबलिंग्स हैं, या फिर मैंने ये बता के गलत करी उसने मुझसे बिना बताए लाइव स्ट्रीमिंग चालू करी? तो फिर हान कुछ नहीं बोल पाता और जिया तुरंत ही कार का डोर खोलती है और कहती है कि चलो भाई टाइम वेस्ट करना बंद करो, हमें कॉलेज भी जाना है। फिर जब ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो जिया तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखती रह जाती है और तभी यहाँ पर लिन के कुछ क्लासमेट जिया को देखते ही कहने लगते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने हमें बताई थी कि विलेज से तुम्हारी रिलेटिव आई हुई है और वो हमारे अब कॉलेज में पढ़ने वाली है? तो क्या ये वही है? तो जिया फिर यहाँ लिन से कहती है कि तुमने मुझे इन लोगों का अपना रिलेटिव बताई हो, क्या ये मेरा इंट्रोडक्शन सही है? तो फिर लिन तुरंत ही अपनी फ्रेंड्स लोग को बताती है कि ये मेरी सच की रियल सिस्टर है, कोई रिलेटिव नहीं है। तो फिर जिया इसकी पोल खोलने लगती है कि क्या हम लोग के बीच में ब्लड रिलेशन है? तभी यहाँ पर हान उसे रोकता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर लिन से मिलने के लिए चैन आया होता है और जिया उसे फिर देखने लगती है कि ये कौन है। चैन यहाँ पर लिन की फिक्र कर रहा होता है कि तुम आखिर इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? तो तुरंत ही फिर हान जिया से उसे मिलवाने लगता है कि ये मेरी दूसरी बहन है जो कि अब हमारे साथ ही रहती है और मैं आज इसका कॉलेज का प्रोसीजर कंप्लीट करने आया था। चैन जिया को समझा रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इतने साल तुमने बाहर रहकर सफर करी हो, इस वजह से तुम लिन से बहुत ज्यादा जेलस होंगी, लेकिन अपना गुस्सा उस पर मत निकालो क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो जिया उसे पूछती है कि फिर तुम ही बता दो कि आखिर गलती किसकी थी? तभी यहाँ पर जो लड़कियां खड़ी होती है वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जल्दी से फिर हान जिया को यहाँ से लेकर जाने लगता है कि कॉलेज के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करना है और वो उसे आगे लेकर पहुंचता है और समझाने लगता है कि चैन के साथ तुम ऐसी कुछ भी बात नहीं कर सकती हो, समझ गई? चैन की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो फिर जिया पूछने लगती है कि ये चैन की फैमिली का कितना पोजीशन है? तो वो कहता है कि चैन की फैमिली के अंडर में ट्यांचा ग्रुप कंपनी है और तुम्हें पता है वो कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके अंडर में बहुत सारी इंडस्ट्री है और वो बहुत ही हाई लेवल पर है, हम उनके कंपैरिजन में भी कुछ भी नहीं है। और चैन की फैमिली का जो अंकल है ना, यानी उस फैमिली का हेड, उसके अंडर में सारी चीजें। तो जिया पूछती है कि यानी इसका ये मतलब है कि चैन त्यान ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का बेटा है? तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो चेयरमैन का कजिन है। तो जिया को हंसी आने लगती है कि इतने छोटे लड़के का इतना बड़ा कजिन कैसे हो गया। तो फिर ये उसे डिटेल में बताने लगता है कि चैन के जो ग्रैंडपा है वो असल में उस चेयरमैन जी शन के अंकल है और इतना हंसने की जरूरत नहीं है, इवन कोई भी होगा ना तो वो उनका रिलेटिव बन के बड़ा लकी हो जाएगा। और आखिर अब इस चैन की फैमिली के हम लोग इन लॉज बन गए, तो ऐसे ही हमारे थोड़े नेटवर्क्स बढ़ चुके। जिया कहती है कि मुझे उससे क्या है, मुझे कौन सा ये चैन पसंद है, तो उस लिन को शादी करने दो उसे। तो हान कह देता है कि तुम्हारे पसंद करने से कुछ होगा भी नहीं क्योंकि चैन के पेरेंट्स इतनी इजीली तुम्हें चुनेंगे नहीं, और वैसे ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, चलो अब यहाँ से। तो जिया कहती है कि मैं समझ गई, यानी कि तुम लोग जानबूझ के इस बात को छुपा रहे हो कि लिन असल में उस नैनी की बेटी है, नहीं तो फिर चैन के पेरेंट्स ये शादी तोड़ देंगे और तुम लोग ये नहीं चाहते हो। हान फिर कुछ डांटने को कहता है पर वो देख लेता है कि जिया फिर से उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी दे रही है, तो वो चुप हो जाता है और फिर वो उसे लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और उनसे एडमिशन के बारे में बात करता है। तो प्रिंसिपल तो कह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जिनके स्कोर अच्छे हो, बल्कि उनके अंदर कोई टैलेंट होना चाहिए। तो वो जिया से पूछ रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो यहाँ पर हान तो फिर उसका मजाक उड़ाने जा रहा होता है कि उसे तो कुछ आता ही नहीं है, पर तभी इतने में जिया यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट का टैलेंट प्रिंसिपल को दिखा देती है, जिसे देखकर यहाँ पर प्रिंसिपल भी शॉक रह जाते हैं और हान भी, और वो तो इससे डर भी जाता है। फिर प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो कितनी टैलेंटेड है, हमारे कॉलेज में ऐसी स्टूडेंट की जरूरत है, और वो उसे तुरंत ही अपने कॉलेज में वेलकम करते हैं। जिया फिर कहती है कि लेकिन मुझे लिन की क्लास में नहीं जाना है, मुझे कोई और क्लास में जाना है। तो फिर प्रिंसिपल बताते हैं कि उनके कॉलेज में जो सारे क्लास है वो लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड की गई है, तो अगर उसे इंग्लिश की क्लास नहीं चाहिए तो उसे दूसरी कोई लैंग्वेज वाली क्लास चुननी पड़ेगी। और वो उसे बताते हैं कि इटालियन वाली क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है। तो जिया चुन लेती है कि ठीक है फिर मैं इटालियन ही पढ़ूंगी, और फिर वो हान के साथ बाहर आती है। तभी वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें इटालियन पढ़ना भी आता है जो तुमने इतनी इजीली वो क्लास चुन ली, तुम्हें पता है जब तुम फिर एग्जाम में फेल होगी तो हमारी बेइज्जती होगी। जिया कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ लूंगी, और हाँ अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर मुझे अब्रॉड भेज देना। तो वो कहता है कि अब्रॉड भेजने के लिए भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे चाहिए, और वैसे तुम आखिर लिन की तरह क्यों नहीं हो, वो कितनी अच्छी है।
तो जिया भी उसे बदले में जवाब देती है और गुस्सा होकर चली जाती है। तो हान फिर चुप रह जाता है। फिर जिया यहाँ अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है। इतने में उसे उसके अडॉप्टिव डैड का कॉल आता है और वो कहने लगते हैं कि अब तो तुम अपनी रियल फैमिली के पास चली गई हो जो कि इतने अमीर है, तो हमें 50,000 ट्रांसफर करो, तुम्हारे भाई के ट्यूशन के लिए चाहिए। तो जिया मना करती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनते के साथ ही फिर उसके अडॉप्टिव डैड उसे बातें सुनाने लगते हैं कि वो जानबूझ के ऐसा झूठ बोल रही है क्योंकि उसे पैसे नहीं देने। वो कहते हैं कि सच में तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हमने तुम्हें इतने सालों से पाले और तुम हमें ये रिजल्ट दे रही हो। जिया कहती है कि मैंने बोली ना, सच में मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे रियल पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही बेकार हूँ और इसलिए वो मुझे पैसे देने ही नहीं चाहते। तो फिर उसका अडॉप्टिव डैड उसे चिल्ला रहा होता है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, आखिर तुम्हारे पास इतनी रिच फैमिली है तो कैसे भी करके तुम उनसे पैसे निकलवा सकती हो। तो जिया कहती है कि वो मेरे पैसे थोड़ी ना है जो मैं इतनी ज्यादा फिक्र करूंगी। तो फिर उसके अडॉप्टिव डैड कह रहे होते हैं कि आखिर उसके भाई के लिए घर भी तो लेना है, तो इसलिए इतने सारे पैसे तो चाहिए ही चाहिए। ये कहती है कि पहले नंबर तो वो पैसे मुझे मिलेंगे ना तो मैं अपने लिए घर खरीदूंगी, ना कि आपको दूंगी। तो वो कहते हैं कि तुम आखिर लड़की हो, तुम घर का क्या करोगी। तो जिया कहती है कि फिर आपका वो बेटा भी क्या करेगा। तो वो बताते हैं कि आखिर उसकी शादी जो करनी है। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ लूंगी, आखिर बिना घर के हस्बैंड आएगा कहाँ पर। और फिर जिया जल्दी से कॉल कट कर देती है। तभी इतने में हाउसकीपर यहाँ उसे पूछने आया होता है कि डिनर का टाइम हो गया है, तो वो क्या खाना चाहती है। तो फिर जिया बता देती है कि उसे नूडल्स खाने। तो फिर वो उसे नूडल्स बना के ला के दे देता है जो कि कुछ स्मेली टाइप के नूडल्स होते हैं। पर इतने में हाउसकीपर बताता है कि उसके डैड ने बोल दिए कि वो सभी के साथ बैठ के खाना खाए, तो उसे आना पड़ेगा। जिया फिर अपने नूडल्स लेकर चली जाती है, पर उसमें से जो स्मेल आ रही होती है वो किसी को भी पसंद नहीं आता। हान उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक तरीके से खाना नहीं खा सकती हो। तो कहती है कि इस खाने में बुराई क्या है, सब कुछ तो है, हेल्दी मील है। तो हान फिर गुस्सा होकर बीच में खाना छोड़कर चले जाता है। जिया कहती है कि मॉम मेरे पास बहुत सारे नूडल्स है, तो आप भी मेरे साथ शेयर कर लो, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। वो अपने डैड को भी पूछने लगती है, तो वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाने वाला। तो जिया कहती है कि ठीक है, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, मैंने आज तक अपने पेरेंट्स के साथ कभी डिनर ही नहीं करी। तो फिर उसकी मॉम उसके साथ फिर खाना शेयर कर रही होती है। फिर इतने में यहाँ पर लीन आई होती है और वो बताने लगती है कि मॉम डैड, चैन ने मुझे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया है, तो मैं आज घर पे डिनर नहीं करूंगी। और फिर वो जिया के खाने की स्मेल से वॉमिटिंग का नाटक करने लग जाती है। तो जिया कहती है कि लगता है पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद तुम काफी थक गई हो, तो हॉस्पिटल चली जाओ। तो फिर मॉम भी उसे रूम में जाने के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ पर फिर लिन को गुस्सा आ जाता है कि उसकी मॉम यहाँ पर जिया के ऊपर ध्यान दे रही है और उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। तो वो गुस्से में चली जाती है। जिया की मॉम उसे कहने लगती है कि सच में तुमने इतने सालों से कितना सफर कर रही हो, लेकिन अब नहीं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन अपनी असली मॉम यानी कि उस नैनी के पास आती है और कहने लगती है कि आखिर अब वो जिया वापस आ गई है, तो अब तो सब कुछ बदल गया है, पूरी फैमिली अब उसी की केयर करेंगे, मेरी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर इसकी मॉम कह रही होती है कि जिया के जो मॉम डैड है वो लोगों को अपनी इमेज की बहुत पड़ी हुई है, तो वो लोग जिया को, पुलिस को तो कॉल करने नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम आएगी तो उस चैन की फैमिली के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स को अब तक पता लग गया होगा तुम्हारे जिया के डैड की रियल बेटी नहीं, तो फिर वो लोग कुछ सोच सकते हैं। तो इसलिए हमें जिया को ही रास्ते से हटाना होगा ताकि फिर तुम्हारा रास्ता बन जाए। लिन कहती है कि मॉम फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसकी मॉम इसे समझाती है कि जैसे मैंने अब तक तुम्हारे लिए रास्ते बनाई हो, आगे भी सब मुझ पे छोड़ दो। दूसरी ओर जिया यहाँ अपनी मॉम को घर का सीसीटीवी वीडियो दिखा रही होती है और कह रही होती है कि मॉम देख लो कि आखिर वो नैनी इतने देर से आपके रूम में क्लीनिंग कर रही है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं वो कुछ चोरी ना करी हो। तो यहाँ पर फिर मॉम को भी शक हो जाता है और वो यहाँ पर उसी नैनी को बुलवाती है और कहती है कि वैसे भी अब आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो क्यों ना आप रिटायर हो जाओ, घर जाके आराम से रेस्ट करो, हमें भी अब ज़्यादा मेड की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये सुनने के साथ ही वो जिया को देखने लगती है। तो फिर मॉम कहती है कि तुम उसे क्या देख रही हो, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना छुट्टी मनाओ, घर जाओ। तो फिर वो नैनी तुरंत ही नील डाउन होकर माफी मांगने लगती है कि आखिर मैंने क्या करी जो आप इसे निकाल रहे हैं, जरूर ये लड़की नहीं आपको मेरे बारे में कुछ कान भरी होगी, ये कितनी खराब है, ये यहाँ पर आते के साथ ही आप लोगों के लिए ट्रबल कर रही है। जिया कहती है कि मॉम मुझे तो लगता है कि इस ओल्ड नैनी को सच में यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। देखो भाई की भी एज हो चुकी है और अब उनकी शादी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, तो क्या पता अपनी पुरानी ट्रिक्स वापस से यूज करे और मेरे बेचारे नीफ्यू को एक्सचेंज करके अपने किसी रिलेटिव के बच्चे को डाल दे। तो फिर बताओ मॉम, फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मॉम तुरंत ही ऑर्डर देती है कि इस नैनी को यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर हाउसकीपर उस नैनी को पकड़ के बाहर लेकर जाता है। जिया कहती है कि वैसे मॉम उस नैनी को हमारी फैमिली की कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, तो कहीं बाहर जाने के बाद उसने हमारी फैमिली के बारे में बदनामी करी तो
तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मॉम उसे कहती है कि तुम अब रूम में रेस्ट करने जाओ, मैं देखती हूँ। फिर जिया अपने रूम में आने के बाद देखती है कि उसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है और वो सभी जानना चाहते हैं कि लिन ने तो सभी को ये बताई थी कि वो अपनी फैमिली की बस इकलौती बेटी है, तो आखिर वो और हान सिबलिंग्स कैसे हुए और ये सब क्या चल रहा है। तो फिर जिया ये सब के बारे में बताने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है और उन सभी के पूछने पर वो उन लोगों को बता देती है कि उसका और लिन का कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं और वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। तो फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर वो तो हान की तरह दिखती है, तो लिन आखिर कौन है फैमिली की। तो फिर जिया उन लोगों को बता देती है कि लिन असल में मेरी फैमिली की नैनी की बेटी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बड़ी पसंद है इसलिए वो लोग उसे अपनी रियल बेटी की तरह रखते हैं। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर जिया को बातें सुनाने लगती है कि तुमने ही मॉम को आंटी के खिलाफ कुछ भड़काई हो और उन्हें घर से निकलवा दी, क्या तुम ये सब बस मुझसे रिवेंज लेने के लिए कर रही हो। तो जिया कहती है कि सॉरी, लगता है मेरी वजह से तुम माँ बेटी का रीयूनियन खत्म हो गया। तो फिर लिन गुस्से में कहती है कि यानी सच में इसके पीछे तुम्हारे हाथ है। तभी लाइव स्ट्रीम वाली सारे फैंस लोग ये सब सुन लेते हैं और कहते हैं कि उसने तो एडमिट भी कर ली कि वो नैनी की बेटी है। लिन कहती है कि तुमने मुझे बताई भी नहीं कि तुमने लाइव स्ट्रीम चालू करके रखी हो। तो जिया कहती है कि लास्ट टाइम तुमने भी तो यही हरकत करी थी ना, और वैसे भी ये मेरा रूम है, मैं जो चाहे वो करूँ, तुम खुद बिना नॉक करे आई थी। तो लिन फिर गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया कॉलेज जाने के लिए घर के बाहर यहाँ कार का इंतजार कर रही होती है तो फिर हाउसकीपर उसे कॉल करके बताता है कि उसने ड्राइवर को कॉल करके पूछा तो पता लगा है कि मिस लिन तो ऑलरेडी कॉलेज के लिए निकल चुकी है। तो फिर जिया के पास ऑप्शन नहीं होता और वो टैक्सी से यहाँ कॉलेज आती है और फिर कॉलेज के बाहर आते ही एक लड़का यहाँ जिया को परेशान करने लगता है। जिया उसे कोई भाव नहीं देती तो वो तुरंत ही उसका बैग पकड़ के रोकता है और कहता है कि चलो हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जिया यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है तो फिर वो खुद ही हार मान लेता है। यहाँ से जाते हुए लोग जिया से काफी इंप्रेस होते हैं। जिया फिर अपने क्लास में आ जाती है और यहाँ पर उसका डेस्क मेट फिर उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कह रहा होता है कि मेरी इटली काफी अच्छी है तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। तो जिया उसे थैंक्स कर दिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन और चैन सेम क्लास में होते हैं और यहाँ पर लिन उसे फ्रूट खिला रही होती है। इतने में चैन का एक फ्रेंड आता है और उसे इस बारे में बताता है कि उनके एक फ्रेंड को कॉलेज के बाहर ही एक लड़की ने उसके उंगलियों को मोड़ दी है। तो चैन कहता है कि वो हरकत ही ऐसी करता है तो वो ये डिजर्व करता है। और फिर चैन तो इस बारे में लिन से पूछ रहा होता है कि आज वो अपनी सिस्टर के साथ में कॉलेज नहीं आई। तो फिर ये धुंधुने का नाटक करते हुए कहती है कि मैं तो सिस्टर का इंतजार कर रही थी और सिस्टर ने साफ मना कर दी कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती, पता नहीं आखिर उन्हें मुझसे कितनी प्रॉब्लम है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तभी हम देखते हैं कि जिया के पास यहाँ पर दो गुंडे लड़के आए होते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। तो जिया इन दोनों को ही अच्छे सबक सिखाती है और कहती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही जगह चुनी हो, यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। फिर दूसरी ओर हम हमारे मेल लीड जीशन को देखते हैं जो कि यहाँ अपने कंपनी में आया होता है। तभी उसके एम्प्लॉयज यही फाइटिंग वाला वीडियो देख रहे होते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि चेयरमैन ये देखिए यूनिवर्सिटी के बाहर ये लड़की यहाँ पर कुछ लड़कों को मार रही है। तो फिर वो तो काफी इम्प्रेस होता है कि लड़की तो फाइटिंग में इतनी अच्छी है। दूसरी ओर जिया यहाँ क्लास में होती है और तभी उसे उसके भाई हान का कॉल आता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने कॉलेज के बाहर दो लड़कों से फाइट करी हो, तुम्हें पता है वो लड़के कौन है, वो कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली अब तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाएगी। तो फिर तो जिया तो हान को साफ कह देती है कि उसकी कोई गलती ही नहीं है, फाइट तो उन लोगों ने शुरू करे थे और वो तो बस सेल्फ डिफेंस करी थी, और ये बताकर वो कॉल कट करती है। तो यहाँ पर फिर उसका डेस्कमेट जाओ से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। तो फिर जिया उसे बताती है कि असल में मैंने दो लड़कों से फाइट करी थी, वही वीडियो लीक हो गई है और मेरी फैमिली तक पहुंच गई है असल में, लेकिन फाइट मैंने नहीं शुरू करी थी, उन्होंने ही मुझे प्रोवोक किया था। तो फिर ये कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत है। तो जिया मना करती है कि रहने तो मैं खुद सब हैंडल करती हूँ। फिर जैसी वो घर आती है तो यहाँ पर फिर से हान और लेनो से बातें सुना रहे होते हैं कि आखिर थे तो वो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स ना, तो बैठ कर भी बात हो सकती थी, तो उसने फाइट ही क्यों करी। ये कहती है ठीक है, अगली बार अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा ना तो मैं बस बैठकर तमाशे देखूंगी। तो उसके डैड फिर चिल्लाने लगते हैं। जिया कहती है कि आपको पता है कि फाइट उन्होंने शुरू करे थे। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आखिर तुम्हें बदले में फाइट नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उन्हें इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। तो जिया कहती है कि आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला, कि मैं एक विलेज गर्ल हूँ और ये सब किसकी वजह से शुरू हुआ, आपकी इस बेटी लिंक की वजह से। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम टॉपिक को चेंज मत करो और लिंक के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। तो फिर जिया जल्दी से लिंक की यहाँ पर पोल खोलने लगती है क्योंकि आज वो कार कॉलेज लेके चली गई थी।
तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे टैक्सी से कॉलेज जाना पड़ा। इस वजह से लोगों ने उसके बारे में रूमर्स बनाना शुरू करे और वो दो लड़के उसे प्रोवोक करने आए। तो ये सब लिन की वजह से हुआ। तो लिन तो यहाँ पर जल्दी से बहाने कर लेती है और वो हान को बताती है कि भाई मैंने तो आपको मैसेज करके बता दी थी ना कि हम लोग जा चुके हैं। मैंने सिस्टर की बात नहीं करी थी कि वो भी मेरे साथ गई है, मैं तो ड्राइवर की बात कर रही थी। तो फिर मॉम पूछने लगती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर का वेट करना चाहिए था ना, तुम अकेली क्यों चली गई। तो फिर वो बताती है कि सिस्टर तैयार ही नहीं हुई थी और काफी लेट हो रहा था, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने खुद उसे मारी हो तो तुम्हारी रेपुटेशन जाएगी, मेरी नहीं। जिया कहती है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वैसे भी अगर हर बंदा ऐसी सोचता बैठेगा ना कि वो आवाज ना उठाए ताकि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो, तो फिर उसका खुद का ही दिमाग खराब होगा। ऐसा बोलकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। तो हान सोच में पड़ जाता है कि क्या हमने सच में जिया को गलत समझ लिए। फिर दूसरी तरफ जिया के डैड को जीशन का लॉयर का कॉल आता है और वो बताता है कि वो त्यान ग्रुप कंपनी के चेयरमैन का लॉयर बात कर रहे हैं। वो स्पेशली उनकी बेटी के केस को हैंडल करने वाला है और उन्हें ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है, तो उनका प्रूफ दिखाकर मिस जिया की रेपुटेशन सही हो जाएगी। तो ये सुनते के साथ ही डैड तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वैसे आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्या लिन की वजह से कि उसकी एंगेजमेंट चेयरमैन जीशन के कजिन चैन के साथ होने जा रही है। तो लॉयर कहता है कि आखिर लिन कौन है, मैं नहीं जानता। तो फिर यहाँ पर डैड तो शॉक होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर जीशन का लॉयर आकर उसे इस बारे में बता देता है कि कैसे जिया के डैड ये समझ रहे थे कि उनकी जो दूसरी बेटी है लिन, उसके लिए वो इतनी हेल्प कर रहा है। फिर जिया के डैड उसे बात करने के लिए बुलाते हैं। तो वो कहती है कि आपको क्या काम है। तो फिर वो बता देते हैं कि असल में उसका केस जो है वो त्यान ग्रुप कंपनी हैंडल कर रही है और उनका लॉयर अब सब देख रहा है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं और उन्हें तो दूसरी पार्टी की तरफ से कंपेंसेशन भी मिलेगा। तो जिया कहती है कि आखिर वो चैन की फैमिली का त्यान ग्रुप कंपनी का चेयरमैन मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। तो इसके डैड कहते हैं कि जरूर वो दोनों लड़के जिसको तुमने मारी हो उनकी फैमिली की कोई दुश्मनी होगी, तो इसलिए बदले में हमारी हेल्प हो जा रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलती है तो हान कहता है कि चलो आप मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तो कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, मैं टैक्सी को ही बुला लेती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, लास्ट टाइम तुम टैक्सी से गई थी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो अब मैं ही तुम्हें छोड़ने चलूंगा, तो बैठ जाओ। तो जिया मान जाती है। फिर उसके बाद जिया जब क्लास में होती है तो उसे जीशन के लॉयर का कॉल आता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो मिस्टर जीशन का लॉयर है। वो कहता है कि मैंने इस बारे में बताने के लिए कॉल किया था कि वो जो दूसरी पार्टी है उन लोगों ने केस वापस लेने का इरादा कर लिया है और वो लोग उससे कंपेंसेशन भी देने वाले हैं। ये कहती है कि उन लोगों ने ऐसे कैसे ले लिया। तो फिर लॉयर कहता है कि पक्का वो लोग डर गए होंगे और उनके लिए यही सही है। तो जिया समझ जाती है कि वो लोग उस चेयरमैन से डर गए, इसलिए लॉयर उसका बैंक नंबर मांग रहा होता है ताकि फिर वो उसे पैसे ट्रांसफर करवा सके, वही कंपेंसेशन वाले। जिया पूछती है कि कितना कंपेंसेशन मिलने वाला है। तो फिर वो बताता है कि पूरे 2 मिलियन। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है कि इतने सारे। वो बहुत ही खुश होकर थैंक यू बोलने लगती है और बताती है कि उसे इतने सारे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि स्कूल का जो लग्जरियस वाला यूनिफॉर्म है वो काफ़ी महंगा है, जिसके लिए अब पैसों का इंतजाम हो गया है। तो लॉयर इस बारे में अच्छे से सुन लेता है और फिर थोड़ी देर में इतने में जिया को प्रिंसिपल की कॉल आती है कि कॉलेज की तरफ से ही उसे वो लग्जरियस वाले यूनिफॉर्म फ्री में मिलने वाले हैं और वो उसके घर तक सेंड कर दिए जाएंगे। जिया फिर सोच ही पड़ जाती है कि ये कैसे हो गया। फिर जिया जब घर आती है तो यहाँ पर लेन उसकी मॉम और हान के सामने ही बोलने लग जाती है कि सिस्टर आखिर तुम्हारा इतना महंगा पैकेज कैसे आया है, पेरेंट्स ने तो तुम्हें इतने ज़्यादा पॉकेट मनी दी नहीं थी, तो इतने सारे पैसे की चीज़ तुमने ली कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गलत काम करके ये सारे पैसे कमाई हो। जिया कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम क्लियर बोलोगी। लेकिन कहती है कि सिस्टर तुम चाहती हो कि मैं डायरेक्टली बताऊं, तो फिर मुझे पता है कि तुमने ज़रूर लाइव स्ट्रीमिंग करके किसी शुगर डैडी को फंसा ली होंगी जो तुम पर पैसे खर्च कर रहा होगा। तो जिया उसे सीधा थप्पड़ लगा देती है। हान गुस्से में फिर उसे मारने जाता है पर उसे याद आ जाता है कि लास्ट टाइम जिया ने उसे कैसे मारी थी, तो फिर वो डर के जल्दी से फिर लेन को उठाने लगता है। जिया उसे कहती है तुमने अभी जो भी बोली थी ना, मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम क्या करने वाली हो। तो जिया कहती है कि मैं इस रिकॉर्डिंग को उस बंदे को सेंड करूंगी जिसने मुझे ये सारे कपड़े भेजा है, और अगर लिन के वर्ड्स में कहूँ तो मेरे शुगर डैडी को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल को यही वॉइस रिकॉर्डिंग का मैसेज आ जाता है और वो ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा होते हैं और तुरंत ही जिया की मॉम को कॉल लगाकर उनसे कहते हैं कि आप मेरा कॉल स्पीकर पे डालो। और फिर वो यहाँ स्पीकर पे डलवाने के बाद इन लोगों को बता देते हैं कि जिया को जो सारे कॉलेज के यूनिफॉर्म है वो सब कॉलेज की वजह से प्रोवाइड किए गए।
और वो माफी के तौर पे दिया गया है क्योंकि उन्हें कॉलेज में ठीक से ट्रीट नहीं किया गया और उन्हें कुछ लड़कों ने परेशान करे इस वजह से। और आपकी दूसरी बेटी लिन कितनी ज्यादा उनसे जेलस है कि अपनी सिस्टर के बारे में झूठी रूमर फैला रही है। और फिर प्रिंसिपल तो लिन की सारी पोल खोल देते हैं कि आप तो ध्यान से सुनो कि ये लिन कितनी ज्यादा खराब है, ये कॉलेज में भी बिल्कुल भी अच्छी स्टूडेंट नहीं है और मैं उसके सारे अवार्ड्स और क्वालिफिकेशन अब कैंसिल कर रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल रखते हैं तो लिन तो यहाँ पर कहने लग जाती है कि मॉम मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तो फिर जिया की मॉम उसे कहने लगती है कि आखिर तुम कैसी हो, हम आखिर फैमिली मेंबर्स है ना, और लिन तुम्हारी सिस्टर है तो तुम ऐसे कैसे किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर ऐसा कर सकती हो। तो जिया कह देती है कि जो खुद के फैमिली मेंबर्स के ऊपर इल्जाम लगाते बिना ये जाने कि वो सही है या गलत, वो फैमिली मेंबर बनने के लायक ही नहीं है। और वैसे लिन तुम्हारे फैंस तो मुझसे भी ज्यादा है ना, तो तुमने आखिर इस बारे में ऐसा क्यों सोची कि मुझे मेरे शुगर डैडी ने ये सब दिलाया होगा, लगता है तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सब बोल रही थी। तो लिन तो फिर यहाँ पर अच्छी बनने का नाटक करने लगती है और हान भी उसका साथ दे रहा होता है। इतने में फिर यहाँ पर चैन आ जाता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है, तुम्हें किसने परेशान किया। तो जिया यहाँ पर कुछ बोलने को जाती है तो वो कह देता है कि मैंने तुमसे नहीं पूछा हूँ, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, मैं अपनी फियांसी से पूछ रहा हूँ। जिया उसे फिर भी बता देती है कि प्रिंसिपल ने तुम्हारी इस फियांसी के सारे अवार्ड्स उससे छीन लिए क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चैन ये सुनते के साथ ही लिन की फिक्र करता है और उसे कहता है कि तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। वो तुरंत ही प्रिंसिपल को कॉल लगाता है इस बारे में बात करने के लिए कि उन्होंने जो लिन को ये पनिशमेंट दिए वो कैंसिल होनी चाहिए। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लिन ने आखिर हमारे कॉलेज का रूल तोड़िए और अपनी क्लासमेट के ऊपर झूठा इल्जाम लगाइए और इससे हमारे कॉलेज का भी नाम खराब हुआ है और ये मैटर अब बड़ा हो चुका है। थे तो चैन काफी शॉक होता है कि ये प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत। वो जिया से कहता है कि उस प्रिंसिपल के पास चलकर अब तुम ही बात करोगी कि वो लिन की पनिशमेंट कैंसिल करे क्योंकि अभी तुमने लिन को मारी भी हो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा उसके लिए। जिया पहले ये चीज क्लियर करती है कि इसे जो पनिशमेंट मिली है उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रिंसिपल ने अपना रिवेंज लिए। और वो चैन को एक ऑफर देती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इसकी हेल्प कर दूं तो फिर बदले में तुम्हें मुझे कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। वो कुछ जमीन का नाम बताती है तो कहता है कि तुम पागल हो, मैं इतना सब कुछ तुम्हें क्यों दूंगा। तो जिया भी कह देती है कि ठीक है फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो फिर चैन उसे कहने लगता है कि देखना बस मैं इस मैटर को सॉल्व कर लूं फिर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिया कहती है कि तुम क्या मेरे साथ करोगे, तो मैं इस बारे में प्रिंसिपल को कॉल करके बताती हूँ। और फिर वो उसे कहती है कि वैसे मेरे पास टाइम नहीं है कॉल करने का, मैंने तो तुम्हारी ये सारी कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करके प्रिंसिपल को ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। ये सुनने के साथ ही चैन शॉक होता है और उससे उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो जिया साइड हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तो लिन जल्दी से उसे उठाती है। यहाँ पर इतने में चैन को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो उसे तुरंत ही घर आने के लिए बोलते हैं। तो फिर चैन यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर लिन को चैन का मैसेज आता है कि उसके डैड ने उसका कार्ड भी सस्पेंड कर दिए और उसे बहुत ही डांटे। फिर इतने में घर पे जिया के डैड आ जाते हैं तो लिन फिर रोते हुए उन्हें सब बताने लगती है कि कैसे जिया ने उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दी। तो डैड यहाँ पर इसे चिल्लाते हैं कि उसका दिमाग ही खराब है, वो आखिर ऐसी ऐसी चीजें बोलती क्यों है। तो लिन फिर रोते हुए कहने लगती है कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसकी चैन के साथ शादी कैसे होगी, क्योंकि चैन की फैमिली को अगर पता लग गया तो वो थोड़ी ना ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाएंगे। तो फिर डैड कहते हैं कि अब रोना बंद करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। दूसरी ओर जिया अपने रूम में जाने के बाद कॉलेज के भेजे हुए सारे कपड़े देखकर खुश होती है कि ये उसे अच्छे लगे। इतने में उसकी मॉम आ जाती है उसे मनाने के लिए और कहने लगती है कि एक तो उसने प्रिंसिपल तक ये सारी बात फैलाकर ठीक नहीं करी है और ऊपर से जो उसने चैन के साथ करी है वो भी उनके ऊपर भारी पड़ सकता है क्योंकि चैन की फैमिली मामूली नहीं है, वो आखिर इतने बड़ी कंपनी त्यान ग्रुप कंपनी के फैमिली की है। तो वो लोग इतनी आसानी से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अगर वो लोग बदला लेने पर आ गए तो वो चुटकियों में उनकी फैमिली को बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या तुम फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो। जिया कहती है कि इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा होकर चली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे जिया को यहाँ पर क्लास में उसके मैथ्स के रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि वो एग्जाम में फेल हो गई है और टीचर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो जा रही होती है तो यहाँ पर लीन और उसकी फ्रेंड्स मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे वो तो फेल हो गई। मैथ्स के सर यहाँ पर आए होते हैं और वो लिन से बताने लगते हैं कि उसे तो कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि आखिर क्यों, तो वो बता देते हैं कि उसने कैसे दूसरों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करी और इसलिए उसके सारे अवार्ड भी कैंसिल कर दिए गए। तो लिन की तो यहाँ पर बेइज्जती की जाती है और जिया उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। फिर जिया वापस जब यहाँ क्लास में आती है तो उसका डेस्कमेट जाओ कहता है कि तुम्हारा मूड खराब लगता है तो चलो हम लोग आज बाहर डिनर पार्टी करने चलते हैं, मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है तो तुम्हें भी पसंद आएगा। तो फिर जिया मान जाती है।
जब वो घर से निकल रही होती है डिनर के लिए जाने को, तो उसकी मॉम उसे रोकने लगती है और बताती है कि उन्होंने आज उसके लिए ट्यूटर का हायर करी है क्योंकि उसके एग्जाम के मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए उसे पढ़ाने के लिए। तो जिया तो कह देती है किसकी जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगी। यहाँ पर फिर जाओ उसे पिक करने आ जाता है और जिया जल्दी से उसकी कार में बैठकर चली जाती है। फिर लोग जब रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं तब यहाँ पर जाओ इसे मिस्टर जॉर्ज से मिलवाता है। वो यहाँ पर जिया को अपना कार्ड देते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं कि उन्होंने अभी जल्दी यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करे और वो एक प्रोजेक्ट के लिए उसे अपनी मॉडल बनवाना चाहते हैं और इसका वो उसे अच्छा पे करेंगे। तो फिर जिया इस वर्क के लिए डील कर लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर चैन और उसके मॉम डैड को, जो कि जिया की फोटो देखते हुए इस बारे में ही सोच रहे होते हैं कि आखिर उसका हेडक्वार्टर में किसी के साथ कनेक्शन है, बड़े पर्सन के साथ। मॉम यहाँ पर चैन से पूछती है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ रिलेशन कैसा है। तो वो कहता है कि आप लोग इसे अच्छी मत समझो, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही खराब है और खास करके ये इस पढ़ाई में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, एग्जाम में फेल भी हो चुकी है और ये लड़की जब देखो तब लोगों को मारती रहती है। अब तक 3 लड़कों को वो हॉस्पिटलाइज कर चुकी है। तो यहाँ पर फिर चैन के डैड उसे चिल्लाते हैं कि उसके कौन से मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं। तो फिर वो चुपचाप चला जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड से डिस्कस करती है कि ये विलेज से आई हुई लड़की है और तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पे छोड़ देना, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। और वो लोग जिया को बर्थडे पार्टी में बुलाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया अपने मॉडल वाले वर्क के लिए एग्रीमेंट साइन करने गई होती है। उसे पता लगता है कि ये मॉडल एजेंसी त्यान ग्रुप कंपनी हैंडल कर रही है और उसे अगर यहाँ पे काम करना अच्छा लगे तो उसके लिए एक एजेंट भी हायर कर दिया जाएगा। तो जिया कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी और फिर वो साइन वगैरह कर देती है। फिर जिया जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि उन्होंने उसके लिए ये टीचर हायर करी है जो कि उसे अच्छी रिच फैमिली की लड़की बनने की सारी रूल्स वगैरह सिखाएगी। जिया कहती है कि किस लिए। तो फिर उसकी मॉम बता रही होती है कि चैन की फैमिली ने बर्थडे पार्टी रखे हुए और वहाँ पर सारे रिच फैमिलीज के लोग जाने वाले, तो इसलिए जिया को भी कुछ तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वो सभी के सामने उनकी बेइज्जती करवा देगी। तो फिर जिया ये ट्रेनिंग के लिए मान जाती है और फिर ये टीचर के साथ रूम में आती है। यहाँ पर वो टीचर उसे ट्रेन कर रही होती है कि उससे अपने शोल्डर कैसे रखने हैं, अपना सर कैसे रखना है। तो फिर जिया वैसी करने की कोशिश कर रही होती है तो टीचर उसे डांटती है कि वो बिल्कुल सही नहीं कर पा रही है। तो जिया कहती है कि मुझसे नहीं होगा। तो फिर वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि तुम्हारे से ज्यादा बेहतर तो लीन है, उससे तो कितना कुछ आता है और तुम तो काफी पीछे हो, तुम विलेज से आई हुई हो ना, इसलिए तुम्हें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जिया को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं विलेज गई हूँ तो क्या हुआ, आखिर आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं, आप एक टीचर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो ही नहीं। और वो उसकी बेइज्जती कर देती है। तो फिर टीचर को गुस्सा आता है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी, मुझसे अभी माफी मांगो। तो जिया कहती है कि यहाँ पर आप अपना काम करने आई हो और आपने मेरे फैमिली से पैसे लिए हो, तो आप मेरे ऊपर ऑर्डर चलाते हुए मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती हैं। जिया यहाँ पर गुस्से में कह देती है कि मैं कुछ नहीं सीखना चाहती हूँ और वो जाने लगती है। तो ये टीचर फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो खुद ही नीचे गिर जाती है। और इतने में लिन यहाँ पर आकर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम टीचर को ऐसे कैसे मार सकती हो। फिर इतने में मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जी अपनी मॉम को बताती है कि उसने तो बस सेल्फ डिफेंस करी है और पहले तो उस टीचर ने उसे मारने की कोशिश करी थी। तो फिर वो टीचर तो साफ पलट जाती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ और ये मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा रही है, मैं तो इसे अच्छे से सिखा रही थी और इसे सीखना ही नहीं था। तो जिया कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कैमरा चेक कर सकते हो, फुटेज चेक करने के बाद पता लग जाएगा और फिर हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम बार बार बस केस करने की बातें करती हो, क्या तुम इससे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी हो। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि अब मेरे पास इतना अच्छा लॉयर जो है। जिया यहाँ पर इस टीचर को डराने लग जाती है कि लास्ट बार उसने जिस बंदे को मारी थी ना वो अभी भी हॉस्पिटल में और उसे काफी पैसे भी देने पड़े। तो फिर ये टीचर डरी होती है और यहाँ पर जिया की मॉम से उसकी बुराई करते हुए लिन की तारीफें करने लगती है कि लिन कितनी ज्यादा अच्छी है और आपकी ये बेटी तो कितनी खराब है। तो जिया कहती है कि आप जिसे अपनी अच्छी स्टूडेंट बता रही ना ये लिन, इसे स्कूल की तरफ से बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिली है और प्रिंसिपल ने तो इसे बहुत ज्यादा ही डांटा है और इसके सारे क्वालिफिकेशन भी कैंसिल कर दी गई है। तो बताओ क्या आपने इसे यही सब सिखाई हो। तो फिर टीचर कहने लगती है कि मैं तो बस इसे रूल्स और तरीके सिखाने वाली टीचर हूँ, ना कि स्टडीज वाली टीचर हूँ, तो उसका मैं क्या बताऊँ। तो ये कह रही है कि इसे जो पनिशमेंट मिली है ना वो इसके कैरेक्टर के ऊपर मिली है जो कि आपने इसे सिखाए हैं। तो बताइए क्या आप अभी भी इस पे बहुत ही प्राउड है। तो फिर मॉम चिल्लाती है कि अब तुम चुप हो जाओ, देखो अगर तुम और बकवास करोगी ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगी।
जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं कुछ भी फालतू हरकत नहीं करती हूँ बिना कोई मतलब के, और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे पैसे कट कर देंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर मेरा मूड खराब हो सकता है, और फिर जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं शायद पुलिस को कॉल कर दूं, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाएंगे कि आखिर पुराने टाइम में क्या क्या चीज़ हुई थी, और सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा वो धमकी देकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब यहाँ क्लास में होती है तो उसे मिलने के लिए चैन आया होता है, और उसे देखकर कुछ स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि ये आखिर जिया से मिलने क्यों आया है, ये तो जिया की सिस्टर लिन का फियांसी है ना। तभी चैन लोग को गॉसिपिंग करता हुआ देखकर तुरंत ही क्लास से बाहर जाने का इशारा करता है, तो वो लोग भाग जाते हैं। यहाँ पर चैन उसे बताने लगता है कि फ्राइडे को उसके घर पे बर्थडे पार्टी है, तो उसे आना पड़ेगा, और उसके मेकअप, कपड़े, ये सब के लिए वो इंतजाम कर देने वाला है, और खास करके अपने ड्राइवर को भी भेज देने वाला है उसे पिक करने के लिए। कहता है कि मेरी मॉम को तुमसे कुछ प्राइवेटली बात भी करनी है, तो इसलिए तुम्हारा आना ज़रूरी है। जिया साफ मना कर देती है और कहती है कि उस दिन मुझे कुछ ज़रूरी काम रहेगा तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो चैन को गुस्सा आता है कि तुमने मुझे साफ साफ रिजेक्ट करी, और फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपना मॉडल वाला शूट के लिए गई होती है, और तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, और वो बताने लगती है कि वो जल्दी घर आए और पार्टी में चलने के लिए तैयार हो। तो जिया मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि आखिर चैन की फैमिली से वो लोग ऐसे पंगा नहीं ले सकते, तो उसे चलना पड़ेगा। जिया बताती है कि मैं अभी कुछ ज़रूरी काम से आई हूँ और इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, तो आप कुछ भी बहाना कर लो कि मैं बीमार हो गई हूँ, कुछ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मॉम उसे कॉल पे लालच दे रही होती है कि उन्होंने उसके लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस भी तैयार करी, साथ ही ज्वेलरी भी, और चैन की मॉम को देने के लिए गिफ्ट भी। देखते हैं कि वो सब यहाँ जिया के रूम में रखा होता है, और इन यहाँ पर आकर उस ड्रेस को जेलसी में कट कर देती है। दूसरी ओर जिया अपना शूट यहाँ पर कंप्लीट कर लेती है, और तभी वो चैन की मॉम के बारे में सोच रही होती है कि उन्होंने इतना उसे पार्टी में बुलाई है, तो फिर वो उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो सोचती है कि क्या मुझे चले जाना चाहिए पार्टी में। तभी यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या सोचती हो। तो जिया फिर उसे बता देती है कि उसे किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाना है, पर वो समझ नहीं पा रही है। तो मिस्टर जॉर्ज कहता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, और वो उसे एक नेकलेस दिला देता है गिफ्ट में देने के लिए, और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम रख लो। और वो उसे पार्टी में चलने के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस भी दे देता है, और उसे छोड़ने के लिए भी जाता है कार से। तभी दोनों एक बहुत ही महंगी कार को देख रहे होते हैं, जो कि इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही है। जिया भी फिर उस कार को देख रही होती है, और उसमें हमारा मेन लीड जीशन बैठा होता है, जो कि जिया को देखने लगता है। फिर चैन की मॉम की बर्थडे पार्टी में लिन आई होती है, और वो उन्हें ब्रेसलेट गिफ्ट कर रही होती है। तो मॉम को तो वो कोई खास नहीं लग रहा होता है, और तभी इस पार्टी में जैसे ही जिया पहुंचती है तो सारे लोग उसे देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पर चैन की मॉम को पता लगता है कि जिया को छोड़ने के लिए यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज आया था, तो वो बड़ी खुश होकर उसे कहने लगती है कि तुम मिस्टर जॉर्ज को कैसे जानती हो, और वो तुम्हें यहाँ पर्सनली छोड़ने भी आए थे। फिर जिया उन्हें उनका बर्थडे गिफ्ट वो नेकलेस दे देती है, जो कि चैन की मॉम को बहुत पसंद आता है, क्योंकि आखिर वो इतने फेमस डिजाइनर का और इतना महंगा ज्वेलरी जो है। तभी लिन यहाँ से गुस्से में चली जाती है, तो चैन भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर उसकी मॉम तुरंत ही ऑर्डर देती है कि जाओ चैन को वापस लेकर आओ। और फिर जिया यहाँ कुछ देख रही होती है, तो इतने में चैन पहुंच जाता है और कहता है कि तुम तो नहीं आने वाली थी ना, तो आखिर क्यों आ गई। तभी इतने में चैन की मॉम कहती है कि तुम चैन को ही ढूंढ रही थी ना, ये लो तुम दोनों अकेले में बातें करो। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये देख रही थी कि पार्टी में केक कहाँ पर है, मुझे केक खाना है। और वो तो उसे साफ इग्नोर करते हुए अपना केक खाने चली जाती है। तो चैन शॉक रह जाता है कि उसने मेरी बातों का ध्यान भी नहीं दी। फिर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपना केक एंजॉय कर रही होती है। तभी उसके पास उसका भाई हान आया होता है, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई, ये लो जल्दी से अब जाओ और चैन की मॉम को गिफ्ट देकर आओ। तो जिया कहती है कि मैंने ऑलरेडी उन्हें दे चुकी हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम आखिर कहाँ ही कुछ अच्छा गिफ्ट दे सकती हो। जिया कहती है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट चैन की मॉम को बहुत पसंद भी आया, यकीन नहीं आ रहा तो वेटर से भी पूछ लो। तो वेटर भी हाँ बोलता है। जिया कहती है कि ठीक है, अब मेरा केक खा कर हो गया, लो मुझे चाबी दो, मुझे घर जाना है, और या तो फिर तुम मुझे छोड़ने चलो। तो वो मान जाता है कि ठीक है चलो। जिया उसके साथ जैसे फिर घर पहुंचती है, तो मॉम इन दोनों को देखकर कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। और जिया की इतनी अच्छी ड्रेस देखकर वो पूछती है कि ये ड्रेस कहाँ से आई। तो जिया बताती है कि ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया है। और अब ये जानने के बाद कहीं आप लिन जैसी बातों तो नहीं करोगी ना कि मुझे कोई नया शुगर डैडी मिल गया। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि अगली बार से ऐसे वल्गर वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दो। फिर यहाँ पर मॉम पूछ लगती है कि हाँ जो मैंने गिफ्ट दी थी वो चैन की मॉम को दिया गया कि नहीं, और उन्हें पसंद आया कि नहीं। तो फिर ये बताता है कि मॉम इसने खुद ही कुछ और गिफ्ट दिए, और आपका गिफ्ट तो अभी भी मेरे पास है। ये सुनकर मॉम शॉक होती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये वाला गिफ्ट क्यों नहीं दी। तो जिया कहती है कि मैंने चैन की मॉम को ऑलरेडी कोई दूसरा गिफ्ट दे चुकी हूँ, और मुझे डर था कि ये जो गिफ्ट है इसमें पक्का लिन ने कुछ ना कुछ जरूर करी होगी।
ये सुनते के साथ ही मॉम और हान दोनों को इस बात पर यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे वो कर सकती है, और वो जल्दी से बॉक्स को खोलता है और इन लोग को देखने मिलता है सच में वो जेड पेंडेंट टूटा हुआ है। तो मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो गया। ये कहती है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट करी थी सेम वैसी हुआ है। अब देखो, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाई हूँ, तो मेरे ऊपर तो आप लोग इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। तो या तो मेरे कहने के हिसाब से लिन ने ये करी है, और या तो फिर भाई ने किया होगा, क्योंकि ये बॉक्स उसी के हाथ में था। अगर आप लोग को यकीन ना आ रहा हो तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि उसने ये सब करी है तो उसने ऑफ कोर्स फुटेज को भी हटा दी होगी। तो फिर तो हान अभी भी लिन के ऊपर भरोसा करते हुए कहता है कि पक्का ये किसी और ने किया है। जिया की मॉम पूछती है कि आखिर उसने चैन की मॉम को गिफ्ट में क्या दिए और कोई लो क्वालिटी चीज़ तो नहीं दे दी। तभी इतने में इन्हें चैन की मॉम का कॉल भी आ जाता है और वो बहुत ही अच्छे से बात करती है। फिर कॉल रखने के बाद मॉम यहाँ पर जिया से इस बारे में पूछती है कि वो किसी डिज़ाइनर मिस्टर जॉर्ज को कैसे जानती है। जिया कहती है कि मैं हूँ ही बहुत ही लाइकेबल कि सबको ही मुझे पसंद करने लगता है। फिर जिया कहती है कि वैसे मॉम मेरे साथ रूम में चलो, मैं आपका दिया हुआ गिफ्ट और ड्रेस आपके साथ ही देखना चाहती हूँ। फिर लोग जब रूम में आते हैं तो देखते हैं कि ड्रेस कटी हुई होती है। तो ये देखकर जिया कहती है कि सच में इतनी प्यारी ड्रेस को उसने खराब कर दी। तभी मॉम कहने लगती है कि क्या पता वो बस तुम्हारी इस ड्रेस को देखने आई होगी और गलती से उससे ये फट गई होगी। तो जिया कहती है कि आपको जो कहना है वो कह लो, वैसे भी आप तो उसे इस घर से थोड़ी ना निकालने वाली है ताकि वो अब जाकर अपनी सगी मॉम के पास जाके रहे। तो मॉम कहती है कि क्या सच में तुम उसे निकालना चाहती हो। तो जिया कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता है आपका, आप क्या फूल हो या फिर फूल बनने का बस प्रिटेंड करती रहती हो। और वो गुस्से में चली जाती है। तो मॉम फिर इस बारे में सोचने लगती है कि क्या सच में लिन खराब है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन लिन को बाहर लेकर आता है और कहता है कि मुझे अभी और भी सारे गेस्ट से मिलना है, तो मैं चलता हूँ। और वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। और तभी यहाँ पर लिन के पास वही लड़का आया होता है जिसे उसने जिया को परेशान करने के लिए भेजी थी, पर जिया ने इसकी उंगली तोड़ दी थी। तो वो काफी गुस्सा होता है और इसके सामने कह रहा होता है कि वो जिया से अपना बदला लेके रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिया को उसका फ्रेंड जाओ से बताता है कि वो उसे एक पार्टी में लेके चल रहा है। तो जिया पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं जिया के मॉम डैड आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिया की ग्रैंड माँ आ रही है। ये लोग फिर डर जाते हैं कि आखिर वो अचानक से क्यों आ रही है, वो तो नेक्स्ट मंथ आने वाली थी। डैड बताते हैं कि उन्हें लिन की कंडीशन के बारे में पता चल गया है। फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ की एंट्री होती है। लिन यहाँ पे उनको देखते ही रोने लग जाती है कि मैंने आपको बहुत मिस करी। तभी ग्रैंड माँ जिया के मॉम और डैड दोनों को ही चिल्लाने लग जाती है कि उन लोगों ने लिन को ऐसे बुली होने दिए और उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाए। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम लोग कैसे हो जो मेरे ना रहने पर कुछ भी संभाल नहीं पाए, और घर में इतना बड़ा क्योस चल रहा है, सब उस विलेज की आई हुई लड़की की वजह से। मैं घर में बस कुछ ही टाइम के लिए नहीं थी और तुम लोग ठीक से कुछ भी संभाल नहीं पाए। वो यहाँ पर जिया की मॉम को भी ब्लेम करने लगती है कि तुम कैसी मॉम हो जो अपनी बेटी लिन का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो फिर वो कहने लगती है कि आप जो कह रही है ना वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जिया फिर तो मेरी असली बेटी है और मैं उसका भी तो अच्छा देखूंगी ना, और वैसे भी ये लिन ने आपको जो भी बताई वो सब सही नहीं है। तब यहाँ पे ग्रैंड माँ चिल्लाती है कि तुम चुप बैठो। यहाँ पर फिर डैड भी कुछ बोलने को करते हैं तो ग्रैंड माँ उन्हें भी चुप करा देती है और कहती है कि तुम दोनों ही पागल हो चुके हो। आखिर वो जिया से तुम लोग का ब्लड रिलेशन है तो क्या हुआ, तुम लोगों ने लिन को पाले हो बचपन से, तो क्या अपनी पाली हुई बेटी पर तुम लोग को जरा सी भी प्यार नहीं है जो उस आई हुई नई लड़की पर इतना प्यार आ रहा है। लिन की पोजीशन आखिर इस घर में कोई भी नहीं छीन सकता है। ये बताओ आखिर वो विलेज गर्ल है कहाँ पर। सच में उसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। सी और जाओ जिया को एक पार्टी में लेकर आया होता है और जिया यहाँ के खाने खाकर और ड्रिंक करके एंजॉय कर रही होती है। तभी वो यहाँ की मिस चान से उसे मिलवाता है जो कि इस पार्टी की ओनर है। वो भी जिया से मिलकर खुश होती है कि उसकी इटालियन कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर काफ़ी बातें करते हैं और जिया कहती है कि आप तो कितनी यंग लगती है। तो कहती है कि इतनी भी यंग नहीं हूँ मैं, मेरा बेटा ही 30 साल का है। और तभी यहाँ पर वो जीशन को बुलवाती है और कहती है कि ये देखो ये मेरा बेटा है। तो फिर जिया जीशन से भी मिलती है और कहती है कि उसकी पार्टी में आकर उसे अच्छा लगा। वो थोड़ा बहुत यहाँ पर उसे जोक करने लग जाती है, सभी हंसने लगते हैं और मॉम कहती है कि वैसे मैं चाहूंगी कि मेरे बेटे के साथ तुम भी फ्रेंड बन जाओ। तो जिया कहती है कि अब मैं जोक करना बंद करती हूँ। वो उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाकर हेलो बोलती है। तब यहाँ पर सारे लोग इन लोग को ही देखने लगते हैं कि जीशन आखिर थोड़ी ना हैंडशेक करेगा, पर यहाँ पर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जाओ भी काफी शौक होता है। फिर यहाँ से जीशन अपनी मॉम को लेकर चला जाता है और जिया के लिए वो एक ड्रिंक भिजवाता है। तो जिया ड्रिंक ले लेती है और यहाँ पर फिर एक वेट्रेस उसे उसकी पसंद का खाना भी पूछने आई होती है। जिया जाओ से कहती है कि वैसे ये बताओ कि उसने तुमसे क्यों नहीं पूछी और मुझसे पूछी। तो ये सोचता है कि ये कितनी बुद्धू है, इसने आखिर जीशन का अटेंशन जो पा ली है और इसे पता भी नहीं चल रहा है।
फिर इतने में जिया को उसके डैड का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को कहाँ पर हो, घर आओ, तुम्हारी ग्रैंडमा आई हुई है। तो जिया कहती है कि मैं अभी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में आई हुई हूँ। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ गई है। तो जिया फिर कॉल कट करके उन्हें अपना लोकेशन सेंड कर देती है और उसके डैड ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो त्यान होटल गई हुई है, जो कि एक इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा होटल है। तभी ग्रैंडमा ये सुनते के साथ ही कहने लगती है कि देख लिया तुमने, आखिर ये लड़की कितनी बिगड़ैल है जो कि वहाँ इतने बड़े होटल में पक्का किसी रिच मैन के साथ गई होगी। जिया के डैड वापस उसे कॉल करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आखिर वो इतने बड़े होटल में क्या कर रही है। तो वो कहते हैं कि तुम वहां पर किसी रिच मैन के साथ गई हुई हो। तो जिया कहती है कि आपको जो सोचना है वो सोचो, हाँ आप सही सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी रिच मैन को ढूंढने ही आई हूँ, किसी के साथ फ्लर्ट करने। और ये बोलकर वो कॉल कट करती है और तभी देखती है कि यहाँ पर जीशन आया हुआ है। वो कहती है कि हम लोग फिर मिल गए, वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला। तो फिर जीशन उसके पास आकर उसे अपना नाम बता देता है और कहता है कि वैसे तुम क्या अपना जो प्लान है वो कंटिन्यू करने वाली हो। तो जिया कहती है कि वो तो डिपेंड होगा कि यहाँ पर कोई रिचेस्ट मैन मिलेगा कि नहीं। जीशन पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वाला कैसा रिचेस्ट मैन, जिसके पास बहुत पैसा हो या फिर जिसके कंट्रोल में बहुत कुछ हो। जिया कहती है कि क्या इतने सारे टाइप्स भी हैं। तो फिर वो उसे डिटेल में बता रहा होता है और कहता है कि इसलिए तुम्हें कोई रिच मैन ढूंढने के लिए पहले अपना गोल पता करना होगा। ये कहती है कि वैसे मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो यहाँ बस खाने और पीने आई हूँ। तो फिर जीशन यहाँ पर उससे कुछ बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग आए हैं और वो अलग अलग ब्रांड के लोग हैं। तो अगर कोई उसे ब्रांड पसंद है तो वो उसके मेन डायरेक्टर से बात कर सकती है और उन्हें बता सकती है कि उनके ब्रांड में क्या गलतियाँ हैं और वो उसकी हेल्प करवा सकता है उस प्रोडक्ट को चेंज करवाने में और इन्वेस्टमेंट के लिए। जिया कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपना फायदा निकलवा कर फिर भाग गई तो वो बताता है कि लेकिन सारी चीजें तो मुझ पे डिपेंड होगी ना, और वैसे भी तुम कहाँ ही भाग पाओगी। जिया कहती है कि फिर ठीक है, नहीं तो मुझे लगा था कि इतना बड़ा रिस्क लेने वाले तुम तो फिर पागल ही होंगे। वो पूछती है कि वैसे ये बताओ कि तुम ऐसी किसी स्ट्रेंजर के साथ ऐसी बिजनेस नॉलेज बांटने लग जाते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे जिसमें इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसी में, और तुम पहली हो। ऐसा बोलकर वो उसके पास पड़ता है। तो जिया पीछे हो रही होती है और तभी वो गिरने लगती है। तो ये कहती है कि वैसे तुमने मुझे इतनी सारी नॉलेज दी है तो मुझे लग रहा है कि मुझे और नॉलेज लेनी चाहिए, तो क्या तुम मुझे कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं बुक तुम्हें दे देता हूँ। और वो अपना फोन निकालता है। तो जिया को लगता है कि वो उसे ऑनलाइन देने वाला है। तो वो पूछ रही होती है कि ठीक है फिर हम अपना नंबर शेयर कर लेते हैं। जीशन हंसकर बताता है कि मैं तो असली में बुक सेंड करने की बात कर रहा था, पर फिर वो उसे अपना नंबर दे भी देता है। इतने में यहाँ पर जीशन का असिस्टेंट उसे काम के लिए बुलाने आया होता है। तो फिर वो जाते हुए जिया को गुड बाय बोलकर जाता है। तो जिया फिर उसका नाम लेकर उसे थैंक यू बोल रही होती है। फिर जिया जब यहाँ से निकल रही होती है तो यहाँ पर उसे जीशन की मॉम मिल जाती है और वो भी उसे काफी खुश होती है। और जिया यहाँ पर उन्हें बताती है कि उनके बेटे के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी हो गई है। फिर इसके बाद जिया जब घर आती है तो वो कहने लगती है कि हेलो ग्रैंडमा, वैसे अभी मैं काफ़ी थक गई हूँ तो मैं रूम में जा रही रेस्ट करने। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऐसे कैसे तुम जा सकती हो। कहने लगती है कि सच में तुम कितनी बदतमीज हो, पता नहीं किस रिच बंदे को तुमने फंसाई हुई होंगी जो कि तुम पे पैसे लुटा रहा होगा। जिया को सुनते के साथ ही गुस्सा आती है और वो कहती है कि आपकी एज के हिसाब से क्या आपको ऐसी चीजें बोलते हुए शर्म नहीं आती है, आखिर कैसी हैं आप। तो ग्रैंडमा गुस्सा होकर जिया की मॉम से कहने लगती है कि देख लो तुमने अपनी बेटी को क्या तमीज सिखाई हो। तो फिर मॉम कहती है कि इसे आए हुए सिर्फ 1 ही महीना तो हुआ है, तो ये जो भी कर रही है इसे मैंने नहीं सिखाई हो, और ये सब आपकी वही भेजी हुई नैनी का किया गया है, उसी ने सारे काम करी है। तो ग्रैंडमा तो इस बात पर चिल्लाने लगती है कि एक तो उसने इतनी अच्छी नैनी को निकाल दी। तो जिया कहती है कि हाँ हाँ वो इतनी अच्छी है कि 20 साल पहले मुझे और स्लिन को एक्सचेंज करी थी, वो इतनी ज्यादा अच्छी है। फ्रेंड में कहती है कि बदतमीज लड़की, बिना कोई एविडेंस के तुम किसी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो, अब भी नील डाउन करके माफी मांगो। जिया कह देती है कि आप जैसी पर्सन के साथ मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और वो जाने लगती है। तो ग्रैंडमा गुस्से में फिर यहाँ पर हान को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पकड़ो। तो वो तो डर के मारे बैठा होता है और कहता है कि ग्रैंडमा आखिर लॉ के जमाने में आप क्या करने बोल रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि सच में तुम कितने यूजलेस हो। फिर वो जिया के डैड से कहती है कि अपनी इस बेटी को तमीज सिखाओ। तो डैड कहने लगते हैं कि वो अब भी पार्टी से आई हुई है तो वो थकी हुई होगी, तो उसे रूम में जाके रेस्ट करने दे दो, फिर हम लोग कल बात कर सकते हैं। ग्रैंडमा चिल्लाती है कि सच में तुम सभी कितने यूजलेस हो, और वो जिया से कहती है कि रुको, तुम्हारे मरे हुए ग्रैंडपा की जगह मैं तुम्हें मार के यहाँ पर एजुकेट करती हूँ। वो स्टिक से आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, पर जिया साइड हट जाती है। तो ग्रैंडमा तो गिरते गिरते बचती है। जिया कहती है कि आप अभी ज्यादा बुढ़ी है इसलिए मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं आपका बहुत ही बुरा हाल कर सकती हूँ। ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सच में विलेज के लोग कितने बदतमीज होते हो तुम लोग। और वो वापस से उसे स्टिक से मारने जाती है तो जिया स्टिक पकड़ लेती है और कहती है कि जिस तरीके से आप मुझे ट्रीट कर रही है, क्या मैं सच में आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ।
और फिर ग्रैंडमा गिरने लगती है तो जल्दी से सभी उनको बचाते हैं। जिया कह देती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं तो आप मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती कि मैंने आपको पुश करी हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करो, मैं इस लड़की को अब जेल में डलवा के रहूंगी, इसके ऊपर चाहे कोई भी इल्जाम मुझे लगवाना पड़ जाए। जिया कहती है कि हाँ करो, मैं भी फिर पुलिस को बोलूंगी कि वो पुरानी सारी चीजों के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और पता करवाए कि आखिर उस नैनी ने ऐसे कैसे हिम्मत करी मुझे और आपकी सिलिन को एक्सचेंज करने की। ऐसे अकेले तो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि वो सब कर पाए, तो जरूर उसके पीछे कोई और है जिसने ये सब करवाया है, तभी सारी चीजें इतनी स्मूथली हो पाई है। तो ग्रैंडमा डर जाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो और वो उसे चिल्लाने लगती है कि मैं सच में तुम्हारी ग्रैंडमा, और फिर बीमार होने का नाटक कर रही होती है। तो हाँ जिया को चिल्लाने लगता है कि देख लो तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा कितनी बीमार हो गई है। तभी इतने में हाउसकीपर आता है और बताता है कि घर के बाहर एक बंदा आया है और वो बता रहा है कि वो असिस्टेंट है और मिस जिया को वो कोई चीज देने आया है और उसे उसके बॉस ने भेजा है। हाउसकीपर यहाँ पर सारी चीजें बताने लगता है कि उसका कार और उसकी सूट देखकर ही लग रहा है कि वो सब महंगा है। तो जिया कहने लगती है कि आखिर एक असिस्टेंट के पास इतनी महंगी महंगी चीजें कहाँ हो सकती है, तो पक्का कोई फेक ही होगा। जिया कहती है कि क्या हुआ ग्रैंडमा, अब आपको दर्द नहीं हो रहा, आप ठीक हो गई, लगता है सब एक्टिंग कर रही थी। और फिर वो बाहर चली जाती है। फिर जिया जैसी बाहर आती है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस ने मुझे आपको ये बुक देने के लिए भेजा है। तो जिया कहती है कि इतनी छोटी सी पतली सी बुक, तो लगा था कि वो मुझे बहुत सारी बुक देने वाले होंगे। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने कहा था मुझे कि आप जरूर कुछ ऐसे सोचूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब में बोलूं कि नॉलेज गेन करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कम क्वांटिटी में भी बहुत सारी नॉलेज गेन की जा सकती है। तो इतने सारे वेस्ट पेपर की नॉलेज पढ़ने से अच्छा है कि आप बस इतना ही चीज़ ठीक से पढ़ लेंगी और उसे समझ लेंगी तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। फिर जिया यहाँ पर असिस्टेंट से कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें अंदर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर में ऐसी बहुत ही बड़ा मैस चल रहा है तो यहीं से तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी इतने में ग्रैंडमा और जिया के डैड बाहर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो जिया यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को जवाब दे देती है। तो उसके डैड पहले तो गुस्सा हो रहे होते हैं, पर फिर जैसे ही देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट में लेबल है वो तो त्यान ग्रुप कंपनी का है और उस बंदे की ड्रेस और घड़ी सब महंगी महंगी है, तो फिर वो उसे अच्छे से बात करने लगते हैं। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा कुछ भी बकवास करने की कोशिश करती है तो जल्दी से यहाँ पर जिया के डैड उनका मुंह बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरी मॉम का असल में बीमारी है ना, इसलिए वो कुछ भी कहते रहती है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट तो चला जाता है तो ग्रैंडमा फिर चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरा मुंह बंद करवा दिया। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर डैड से कहने लगती है कि आप ग्रैंडमा को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम तो चुप ही बैठो, और वो जिया से अच्छे से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि वो मैन जो अभी आया था वो ही क्या वो बंदा है जिसमें वो इंटरेस्टेड है और वो क्या त्यान ग्रुप कंपनी का है। तो जिया कहती है कि नहीं, वो तो असल में मेरे वाइल्ड मैन का असिस्टेंट है। फिर जिया अपने रूम में आने के बाद जीशन की दी हुई उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है और पहले पेज से ही उसे कुछ सीखने को मिलता है, तो वो तुरंत ही इस बारे में जीशन को मैसेज करके बताती है। तो फिर वो तो तुरंत ही उसे कॉल कर लेता है और उससे फिर उसकी समझी हुई चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। जिया कहती है कि वैसे मुझे पता है कि तुम काफ़ी काम में बिजी होंगे और मैंने तुम्हें बीच में डिस्टर्ब कर दी होंगी। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर कॉल रखते हैं। नेक्स्ट डे जिया को उसके फ्रेंड जाओ ने एक मैगजीन सेंड किया होता है जिसमें उसकी फ़ोटो आई है जो लास्ट टाइम फ़ोटो शूट के लिए गई थी वो वाली, और जिया का काम बहुत सारे लोगों को पसंद आया होता है। तो फिर वो बहुत ही खुश होती है। इस बारे में बताने के लिए वो जीशन को कॉल लगाती है और उसके असिस्टेंट ने ऑलरेडी वो मैगजीन उसे लाकर दे दिया होता है और वो जिया के बोलने से पहले ही वो फ़ोटो देख चुका होता है और उसे बताता है कि वो देख ही रहा है। फिर जिया से वो पूछता है कि क्या तुम्हें काम के बारे में और चीज़ें डिस्कस करना है। तो जिया कहती है कि हाँ। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसे पर्सनली सिखाएगा। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर मैं आती हूँ। तो जीशन कहता है कि नहीं, मैं खुद तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो रूम से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि यहाँ पर घर पे चैन भी आया होता है और वो जिया को चिल्लाने लगता है। तो जिया तो इसे रिटर्न में बातें सुनाती है और फिर अपना बाहर चले जाती है। तो ये भी उसे बाहर देखने आता है, पर तब तक जिया कार में बैठ कर निकल चुकी होती है और ये बस कार का नंबर प्लेट देख रहा होता है और शौक होता है कि वो ये कौन सी महंगी कार में बैठ के गई है। फिर जिया यहाँ जीशन को थैंक्स बोल रही होती है कि वो उसे पिक करने आया। तो जिया पूछ रही होती है कि क्या उसे कोई काम भी था तभी वो आया था। तो कहता है कि नहीं, मुझे बस तुम्हें देखना था। जिया उससे पूछ रही होती है कि तुमने डिनर करी कि नहीं, अगर नहीं करे तो मेरे पास तुम्हारे लिए खाने को कुछ है। वो उसे पैकेट वाली कोई चीज़ दे रही होती है और कहती है कि वैसे अगर तुम ये नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे इसमें ज़्यादा शुगर नहीं है। तभी जीशन उसे ले लेता है कि मैं खाऊंगा। जब जिया यहाँ से बाहर निकलती है तो दो गुंडे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी जीशन उसे लेकर यहाँ पे कार ड्राइविंग की रेस के लिए लेकर आता है ताकि वो और थोड़ा फ्रेश अप हो जाए। दोनों यहाँ बहुत ही इंजॉय करते हैं क्योंकि जीशन ने बहुत ही ईजी कार चलाया होता है
और फिर दोनों यहाँ डिनर करने भी बैठते हैं। तभी जिया तो उसे कह रही होती है कि वो तो काम में इतना बिजी रहता है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे उसे परेशान नहीं करेगी। तो वो कहता है कि नहीं, जब भी तुम्हें कार रेसिंग के लिए चलना हो तो मुझे बता सकती हो, तुम्हारे लिए तो मैं जरूर टाइम निकाल लूंगा। फिर जिशन इस बार में जिया को बताता है कि वो जो 2 गुंडे ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उसने उनसे सच निकलवाने की कोशिश किया, तो बस यही पता लगा कि उनको किसी ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था, पर ये ऑर्डर किसने दिया ये उन्हें भी नहीं पता, तो ये अभी मैं थोड़ा टाइम में पता लगा ही लूंगा। जिया कहती है कि वैसे मैं टेस्ट देने जा रही थी इस बारे में, तो सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स को ही पता है। फिर इतने में जिया के डैड का उसे कॉल आता है और वो चिल्ला रहे होते हैं उसे। तो जिया फिर कॉल कट करने के बाद यहाँ पर जिशन से कहती है कि मुझे वापस घर नहीं जाना है। वैसे भी मैंने तो इस बारे में पहले ही सोच ली थी कि मैं उस घर से निकलना चाहती हूँ, और अभी के लिए क्यों ना तुम मुझे होटल छोड़ दो, मैं होटल में रह लूंगी। जिशन कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे चल के रह लो। तो ये सुनकर वो शॉक होती है। वो कहता है कि तुम सही सुन रही हो, तुम मेरे घर पे रह सकती हो। तो ये कहती है कि ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। और फिर जिया को अपने घर लाने के बाद जीशन यहाँ पर अपनी टाई निकाल रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो चाहे जिस रूम में भी रह सकती है, उसका घर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर जिया तो उसे देखती रह जाती है और कहती है कि तुमने क्या बोला। तो जीशन बस उसके क्लोज आ रहा होता है और यहाँ पर जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो उसके बाल में से लीफ निकालता है और कहता है कि सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वो उसे थैंक यू बोलकर फिर अपना रूम में भाग जाती है। फिर यहाँ पर मेड्स वगैरह आती है जिया के लिए काम करने को, और वो उसके लिए कपड़े वगैरह भी अरेंज करवा देती है और यहाँ पर जिया का अच्छे से ख्याल रख रही होती है। तो जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो यहाँ जीशन से मिलने आती है और देखती है कि वो जिम कर रहा है, तो वो उससे देखती रह जाती है कि वो कितना फिट है। तभी उसे ब्लश करते हुए देखकर जीशन कहता है कि क्या हुआ, तुम बीमार लग रही हो। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं। अभी वो उसे बताता है कि उस पर्सन के बारे में पता लग गया जिसने उन गुंडों को ऑर्डर दिया था। वो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जिया फिर उसे थैंक्स कहने लगती है। तो कहता है कि सिर्फ ऐसे थैंक्स ही चलेगा। तो जिया बोलती है कि वो उसे अलग अलग खाने की ट्रीट देगी। तो जीशन खुश हो रहा होता है, कहता है कि वैसे तुम यहीं पर ही रह सकती हो। तो जिया उसे और भी थैंक्स बोलकर फिर अपना चली जाती है। और फिर जिया घर पे यहाँ पुलिस ऑफिसर को लेकर पहुंचती है, जो कि लिन को लेकर जाते हैं कि उसने जिया को मारने की कोशिश करी। हान बस ये सब देखता रह जाता है और फिर जिया अपने रूम में आकर अपनी सारी चीजें पैक करके बैग में डाल रही होती है। फिर जिया के मॉम डैड यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, पर पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी लिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पर फिर जैसे ही जिया जाने लगती है तो डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि क्या वो उसका बहुत हो गया। जिया कहती है कि सच में आप जैसी फैमिली मुझे अब नहीं चाहिए, जिसने मेरी कोई पड़ी नहीं है। आपको अभी तक लिन की पड़ी है जिसने मुझे मारने की कोशिश करी। फिर वो घर से बाहर आ जाती है और जीशन उसे कार से पिक भी करने आया होता है और फिर वो उसे तुरंत ही कार में बैठा लेता है और दोनों साथ में चले जाते हैं। जिया के घर वाले बस यही देखते हैं कि वो कार में बैठ कर गई है, पर किसके साथ गई उन लोगों को नहीं पता चलता। फिर जब ग्रैंडमा को पता लगता है कि लिन को जेल हो गई है, तो वो यहाँ पर जिया के मॉम डैड को चिल्ला रही होती है और जेंसी कहती है कि तुम ही कोई हेल्प करो। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी बात किया, पर पता नहीं उस जिया का किसी अमीर बंदे के साथ कनेक्शन है। फिर इतने में से इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो चिल्लाता है कि तूने तो मुझे भी बर्बाद कर दिया, आखिर तूने किससे पंगा लिया है, मैं अब तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसी और जिया जीशन साथ में बाहर डिनर करने गए होते हैं और यहाँ पर जीशन उसे फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर दोनों साथ में जब घर आ जाते हैं तो वो जीशन को काम करते हुए देखकर जिया भी उसके पास आके बैठती है। दोनों यहाँ पर काम से रिलेटेड बातें करते हैं। फिर जिया उठ रही होती है पर तभी उसके पैर में दुखने लग जाता है, तो जीशन फिर उसे रूम तक छोड़ने जाता है और फिर यहाँ पर उसके फोरहेड पर किस करके उसे गुड नाइट बोलकर बाहर चला जाता है और जिया भी बहुत ही शर्मा रही होती है। फिर नेक्स्ट डे जिया कॉलेज की होती है और तभी यहाँ पर चैनो से लिन को बचाने के लिए बात करने आता है, पर जिया इसकी कोई भी बात नहीं मानती है। फिर जिया जब जा रही होती है तो उसका भाई हान भी आया होता है उसे मनाने के लिए। तो जिया यहाँ पर उसे साफ कह देती है कि अब उसे उसकी ये नकली फैमिली की कोई नहीं पड़ी, जो कि बस नाम की है, क्योंकि अगर सच में वो लोग उसे फैमिली मेंबर मानते तो उन दोनों के बीच में ऐसी पार्शियलिटी नहीं करते। तो फिर ये कह रहा होता है कि तुम तो जानती हो कि हमें लिन की कितनी ज़रूरत है, उसकी जैन फैमिली में शादी होगी तो ही हमारा फ़ायदा होगा। जिया कहती है कि ये तो सिर्फ एक चीज़ है, तुम लोग उसके लिए इतना फेवरिज्म भी करते हो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं पड़ी, मुझे वैसे भी तुम लोग से इतना लगाव नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी बड़ी हूँ कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। और फिर वो चली जाती है। तो हान को तो गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर जिया को पिक करने के लिए ऋषण आया होता है, तो जल्दी से उसे हक कर लेती है और हान इन लोग को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया के मॉम डैड के पास एक डॉक्यूमेंट डिलीवर होता है जिसमें डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ कुछ एविडेंस होते हैं। फिर जैसे ही ग्रैंडमा यहाँ पहुंचती है तो इन लोग को चिल्ला रही होती है कि अभी तक वो लोग लिन को जेल से नहीं छुटवा पाए। तो यहाँ पर जिया का डैड अपनी मॉम को चिल्लाता है कि आपने किसी और की बेटी मेरे सर के ऊपर डाल के रखी और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्राइवेट लाइफ में आपका किसके साथ रिलेशन था, किसके साथ नहीं, लेकिन आपके नाजायज बेटी को आपको मेरे घर पे नहीं लाना चाहिए था। तभी मैं सोचूं कि आखिर लिन की आप इतनी ज्यादा केयर क्यों करवाती है। वो इसलिए क्योंकि आखिर वो आपके उस नाजायज बेटे की बच्ची जो है। ग्रैंडमा मान लेती है और कहती है कि आखिर मेरा वो बेटा भी तो तुम्हारा भाई हुआ ना, और उसने अब तक कितना कुछ झेला है। तो ये कहता है कि आखिर क्या झेला है उसने, इतना जुआ खेलकर जो पैसे बर्बाद किया, वो सारे भी पैसे मैंने दिया था, तो क्या हमेशा क्या मैं ही उसके झेलता रहूंगा। कह देते हैं कि मॉम अब बस आपका बहुत हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। तो ग्रैंडमा तो यहाँ पे बेहोश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिर हम देखते हैं कि जिया की मॉम हान को बोलकर उसे कॉल करवाती है कि वो अब घर आ जाए उनसे मिलने के लिए। तो जिया कह देती है कि मैंने तुम लोगों के साथ अपना रिश्ता कट कर चुकी हूँ। तो सी और जिया और जीशन तो एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन लिन से मिलने के लिए जेल गया होता है, और वो उसे कह देता है कि उसकी असलियत वो जान चुका है और अब वो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पर चैन के डैड ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जीशन से जो पंगा ले लिया होता है। फिर ये लोग साथ मिलकर यहाँ पर जीशन से माफी मांगने जाते हैं। तो इन लोगों को फिर जिया से भी माफी मांगनी पड़ती है, और खास करके चैन के डैड तो उसे नील डाउन भी करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि